हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अभिषेक भारद्वाज है और एडू चेतना पर मैं आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम लोगों ने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम सीजीएल मेंस को लेकर के प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसका मतलब हम इंग्लिश की भी प्रैक्टिस कराएंगे और मैथ्स की भी प्रैक्टिस कराएंगे। एक बात मैं आप लोगों को यहां पे क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब हमारी प्रैक्टिस होती है, चाहे वो इंग्लिश की हो चाहे वो मैथ्स की हो, तो लोग बिल्कुल ये समझ के ना सीखें कि सिर्फ ये सीजीएल मेंस को लेकर के ही बनाया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इंग्लिश तो खास करके एक लैंग्वेज है। आप सीडीएस का पेपर देने जाते हो, आप एनडीए का पेपर देने जाते हो, आप सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, आप सीपीओ का पेपर देने जाते हो, बैंकिंग का पेपर देने जाते हो। इंग्लिश तो हर जगह पूछी जाती है। तो इंडिया में चाहे जितने भी एग्जाम हो जाएं जिसमें इंग्लिश का पेपर पूछा जाता है, उसमें ये बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन होंगे और इसमें मैं अपना अप्रोच बताऊंगा कि मैं जब क्वेश्चन देखता हूं तो मेरे दिमाग में कौन सी बात चलती है। ठीक है, और उससे रिलेटेड कुछ कंटेंट होंगे अगर जो इंपॉर्टेंट होंगे, कॉन्सेप्ट जो मैं अगर आप लोगों को बता दूं तो शायद आप लोगों को किसी और क्वेश्चन में हेल्प हो जाए। इसमें भी मैं आप लोगों के साथ मदद करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, ये देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, देखो यहां पे लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू सेगमेंट्स, वन ऑफ देम मे कंटेन एरर। उसमें ना ये पूरा का पूरा हमें पता चल गया कि ये एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है और अगर इसमें हम एरर फाइंड कर देते हैं तो हमें मिल जाएंगे 2 नंबर। एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास 2 नंबर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आगे बढ़े क्वेश्चन पढ़ते समय कि नो वन वर प्रेजेंट व्हेन आई एंटर्ड द हॉल। जैसे ही हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमें हिंदी जानने की कोई जरूरत नहीं है ना। जब कभी भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे अंग्रेजी में तो ये बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि काश हमें इसका हिंदी हो जाता तो काश हम इसका आंसर कर पाते। मैं इस क्वेश्चन को देखा और मैं ऑप्शन नंबर 1 मारूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि नो वन जो सब्जेक्ट है ये मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट को सिंगुलर वर्ब चाहिए होता है। यहां पे वर लिखा हुआ है। वर हमारा कौन सा वर्ब का फॉर्म होता है? वो पास्ट में तो होता ही है और इसके साथ साथ प्लूरल होता है। क्या होता है? प्लूरल होता है। तो नो वन सिंगुलर है, उसके साथ क्या लगना चाहिए? वाज लगना चाहिए था, वर नहीं लगना चाहिए था। इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसमें और कुछ ढूंढने वाली बात है भी नहीं। अब हम लोग अगर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़े तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। सेलेक्ट द वर्ड the most appropriate antonym of the given word। ये एंटोनिम बताना है हमें। क्या बताना है? एंटोनिम बताना है, मतलब उल्टा, है ना। इसका मीनिंग जो भी हमें यहाँ पे दिया हुआ है इसका उल्टा मीनिंग बताना है। तो हमारे पास वर्ड क्या दिया हुआ है? मॉडेस्ट दिया हुआ है। मॉडेस्ट का मतलब पहले जानना चाहिए। तो हमें क्या होता है मॉडेस्ट का मतलब? मॉडेस्ट का मतलब सबसे पहले तो ये जानिए कि ये पॉजिटिव वर्ड है। इसका मतलब आप इसको काइंड हार्टेड बोल सकते हैं। आप इसे बोल सकते हैं कि जो आदमी अच्छे तरीके से आपसे पेश आता हो, अच्छे तरीके से बात करता हो, मॉडेस्ट पर्सन होता है, विनम्र टाइप का आदमी होता है ना, अच्छे तरीके से आपसे बात करेगा। अब हम ऑप्शन पे आते हैं और एलिमिनेट करना शुरू करेंगे। सडन का मतलब क्या होता है? जो इरिटेटेड पर्सन होता है। मान लो किसी चीज से वो चिड़चिड़ा हो गया है, बात करना नहीं चाह रहा है। जैसे बार बार लाइट चली जाए, मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं चिड़चिड़ा हो जाऊंगा, किसी से बात नहीं करूंगा, कुछ पटक दूंगा, है कि नहीं? तो वो सलन होता है, उस आदमी को कहते हैं। अनहैप्पी मतलब दुखी होता है, ग्लम मतलब भी दुखी होता है। तो आप जब ये सारे के सारे वर्ड्स देखोगे ऑप्शन में तो चारों के चारों निगेटिव वर्ड हैं। सलन भी क्या है? ये भी एक निगेटिव वर्ड है, इसका मतलब इरिटेटेड है। अनहैप्पी क्या है? दुखी, ये तो निगेटिव है ही। ग्लम का मतलब भी क्या होता है? सैडनेस से रिलेटेड है। इसका मतलब अनहैप्पी और ग्लम दोनों सेम जैसे वर्ड हो गए कि नहीं हो गए? और कंसाइटेड मतलब होता है अहंकारी। अहंकारी का मतलब जानते हो ना, जो आदमी घमंडी होता है। अब एक बात बताओ, जो आदमी विनम्र है क्या उसका उल्टा अहंकारी नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसका मतलब अगर हमें मॉडेस्ट की मीनिंग पता है कि ये मॉडेस्ट का मतलब विनम्र होता है, काइंड हार्टेड होता है, बेनिवोलेंट होता है, जो भी आप समझ सकते हो, पॉजिटिव वर्ड समझो, बस ये पॉजिटिव होना चाहिए। ये नहीं कि एकदम एग्जैक्ट। हमेशा मैं जब कभी भी क्वेश्चन पढ़ता हूं सिनोनिम एंटोनिम की तो सेंस से जाता हूं कि मेरे पास सेंस क्या कह रहा है मेरा। तो सलेन तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि इरिटेटेड है। अच्छा एक बात बताओ, मॉडेस्ट मतलब विनम्र, जो आदमी अच्छे तरीके से बात करता हो, और इरिटेटेड इसका बिल्कुल अपोजिट, एग्जैक्ट अपोजिट, एप्रोप्रिएट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना। तो चलो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या कहता है। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो कहता है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इस पूरे के पूरे ब्लैंक में कहीं पर है, ये देखो, ये रहा हमारा ब्लैंक और इसमें हमारा क्या है? एक सेकेंड, है ना। इसमें हमारा क्या है? इस ब्लैंक में हमें क्या भरना है? जो अप्रोप्रिएट वर्ड है 4। जैसे मैंने ये टुवर्ड्स देखा, क्या देखा? टुवर्ड्स देखा, और टुवर्ड्स देखा तो मैं अचीविंग लगा के आ जाऊंगा, है ना। मेरा ये अप्रोच है, मेरा ये क्वेश्चन बनाने का तरीका होता है। क्यों?
क्योंकि मुझे पता है कि टुवर्ड्स एक प्रीपोजिशन है। क्या है? टुवर्ड्स एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन को हमेशा एक नाउन चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? नाउन चाहिए होता है। और आपको ये बात पता होगा, आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए, और नहीं पता होगा तो अभी सीख लो मेरे भाई। क्या कि अचीविंग जो है उसमें आईएनजी लगा हुआ होता है, और जिस भी वर्ब के फॉर्म में अगर आईएनजी लगा हुआ रहे और इसके आगे इज आर एम वाज वर्ब नहीं हो, अगर इज आर एम वाज वर्ब होगा तब तो ये मेन वर्ब की तरह काम करेगा, लेकिन ये तो मेन वर्ब की तरह काम कर नहीं रहा है ना, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आईएनजी आया है, इसके आगे इज आर एम वाज वर्ब नहीं आया है। इसका मतलब ये जिरंड की तरह होता है, और जिरंड इज अ काइंड ऑफ नाउन। जिरंड क्या है? एक नाउन है। हमको प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन की जरूरत थी, और ये रहा टुवर्ड्स। टुवर्ड्स के बाद एक नाउन चाहिए था। अचीविंग में आईएनजी लगा हुआ है, वो जिरंड है, वो नाउन है। अचीव्ड क्या है? मेन वर्ब का दूसरा फॉर्म भी हो सकता है, मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म भी हो सकता है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। और मेन वर्ब का दूसरा फॉर्म कभी भी आप लोगों का क्या नहीं बनेगा? ये इस नॉन फिनाइट वर्ब नहीं बन सकता है। टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म ये बना नॉन फिनाइट वर्ब, और अचीव ये वर्ब का पहला फॉर्म बना। हमें चाहिए था नाउन। इन सब में कोई नाउन की तरह एक्ट नहीं कर सकता है सिवाय किसको छोड़ के? अचीविंग को छोड़ के। क्या ये बात समझ में आई कि मुझे इस पूरे के पूरे सेंटेंस का मतलब जानने की कोशिश नहीं करनी है कि द इंक्रीजिंग कंसर्न्स अबाउट क्लाइमेट चेंज पॉइंट टू नीड फॉर इनहेंस्ड एफर्ट्स टुवर्ड्स दैट सस्टेन्ड ग्रोथ। कभी भी हम जब अंग्रेजी बनाएंगे, इंग्लिश में क्वेश्चन बनाएंगे, पूरा का पूरा सेंटेंस, क्यों? क्योंकि आप स्ट्रक्चरल इंग्लिश पूछा जाता है आपसे, जो ग्रामर पूछा जाता है वो क्या है? एक स्ट्रक्चर है। बहुत सारे रूल्स याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, है ना? ये सारी बातें अगर आप जानते हो, नॉर्मल बेसिक इंग्लिश जानते हो, आप 180 से ऊपर लेके आओगे इंग्लिश में मेंस में। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? चलो, तो हमारे पास ये सारी बातें हो गई। अब एक चीज मैं यहां से सिखा सकता हूं आपको। यहां पे क्या लिखा हुआ है? इंक्रीजिंग कंसर्न्स लिखा हुआ है। कंसर्न से पता चल गया ये हमारा सब्जेक्ट है, और कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है। और अगर ये सब्जेक्ट है तो इसका वर्ब हमें कहां दिख रहा है? ये अबाउट क्लाइमेट चेंज, ये क्या बन रहा है? प्रीपोजिशन के बाद आने वाला आ रहा है, तो प्रीपोजिशन और नाउन मिलकर रेस्ट बन जाता है। इसको हमको सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं है। हमारा वर्ब कहां है? हमारा वर्ब यहां पॉइंट है। क्या लिखा हुआ है? पॉइंट। हमारे टाइपिस्ट की गलती है, पॉइंट और टू को साथ में लगा के रखे हुए हैं, कोई बात नहीं है, पॉइंट लिखा हुआ है। अब एक बात बताओ, हमारे पास कंसर्न्स है। कंसर्न्स मतलब क्या हुआ? प्लूरल। प्लूरल के साथ प्लूरल लगता है, और पॉइंट वर्ब का कौन सा फॉर्म है? पहला फॉर्म है। इस बात का ध्यान रखना। और अगर मैं इसके पांचवें फॉर्म की बात करूंगा तो क्या होगा? पॉइंट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉइंट्स हो जाएगा। और अगर इसके मैं पहले फॉर्म की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा? पॉइंट हो जाएगा। अब एक बात बताओ, वहां पे गलती, यहां पे एक चीज और दिया जा सकता था, है ना? अगर गलती दिया जा सकता था तो क्या कि कंसर्न कर दिया जाता है। यहां पे क्या कर दिया जाता है? कंसर्न। कंसर्न कर देने से ये प्लूरल की जगह पे क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाता है। क्या हो जाएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। और सिंगुलर सब्जेक्ट को सिंगुलर वर्ब चाहिए, और मेरा वर्ब का पांचवा फॉर्म जो होता है वो सिंगुलर होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे, ना कि वर्ब का पहला फॉर्म। वो सिंगुलर नहीं होगा, वर्ब का पहला फॉर्म प्लूरल होता है। और प्लूरल है, इसी वजह से यहां पे आप जब देखोगे तो ये देखो एस लगा हुआ है, ये प्लूरल है, डेकेज हुआ है, यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, ना कि पॉइंट्स लिखा हुआ है। कुछ लोगों को ये बात कंफ्यूज कर रही है, उनको बस मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर आप नाउन में एस और ईएस जोड़ते हो तो प्लूरल बनता है, लेकिन अगर वर्ब में एस और ईएस जोड़ देते हो तो ये सिंगुलर बन जाता है। एक छोटी सी बात है, इसे दिमाग में रखना है। अगर बॉय का बॉयज करेंगे तो प्लूरल बनेगा, लेकिन गो का गोज कर देंगे तो वो सिंगुलर बन जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। क्यों हम कह रहे हैं गोज को सिंगुलर? क्योंकि बताओ वो यूज किसके साथ हो रहा है? ही के साथ। ही गोज, ना कि ही गो। तो ही तो खुद सिंगुलर है, उसके साथ सिंगुलर। लेकिन अगर हम गो को यूज करते हैं तो दे के साथ यूज करते हैं, वी के साथ यूज करते हैं। वी गो, दे गो करते हैं, नहीं करते हैं? तो वी, दे, ये सारी चीजें क्या है? प्लूरल है। तो आपको पता होना चाहिए कि नाउन में एस और ईएस लगाएंगे प्लूरल बनेगा, वर्ब में एस और ईएस लगाएंगे सिंगुलर बनेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम अगर बढ़ते हैं, ठीक है? अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। सेंटेंस हमारा पैसिव में दिया हुआ और हमें किस में बनाना है? एक्टिव में बनाना है। छोटा सा सेंटेंस है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ ऑल वेपन्स वर सरेंडर। जैसे ही वर सरेंडर देखा, मैं दो ऑप्शन एलिमिनेट किया, बोला भैया ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि वर्ब से पता चल रहा है पास्ट का, आर से पता चल रहा है प्रेजेंट का, हैव से पता चल रहा है प्रेजेंट का। मतलब पास्ट से प्रेजेंट में पैसिव वॉइस कैसे बन सकता है, एक्टिव वॉइस कैसे बन सकता है? इसका मतलब प्रेजेंट वाला एलिमिनेट हो गया। अब बचा मेरे पास दो ऑप्शन, या तो ये होगा या ये होगा। अब एक बात पता होना चाहिए तुम्हें, जैसे ही पैसिव वॉइस पढ़ रहे हो तुम्हें एक बात पता होना चाहिए, वो होता है बी का फॉर्म। और बी का पांचों फॉर्म तुम्हें पता होना चाहिए। मैं यहां लिख देता हूं V1, 2, 3, 4 और 5, ये सारे वर्ब के फॉर्म है, ठीक है?
बी वर्ब का पहला फॉर्म होता है, वॉज इसका दूसरा फॉर्म होता है, बीन इसका तीसरा फॉर्म होता है। तुम्हें पता है आईएनजी लगता है चौथे वाले फॉर्म में तो बीइंग हो जाएगा, और पांचवें वाले फॉर्म में यस लगता है तो इज मैं यहां रखता हूं। मैं याद रखने के लिए ये सारी चीजें करता हूं, याद रखना, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अगर इज है तो मैं सिंगुलर होता है तो एम भी यहां रख सकते हैं। हालांकि आप इस बात को जान जाएंगे कुछ लोग एम को यहां ना रख के बी के साथ रखते हैं, और बी चूंकि प्लूरल है तो यहाँ पे कौन सा वर्ब लगेगा, आर लगेगा, ठीक है ना। कुछ लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी, कुछ लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी। नहीं आ रही है इसका मतलब ये है कि आप प्री जबरदस्ती क्वालिफाई की हो, और अगर समझ में आ रही है इसका मतलब आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, ठीक है। तो फटाफट क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन का जो आपको आंसर लग रहा है ए बी सी डी, जो भी आप ऑप्शन में जाकर के लिख देंगे, कमेंट सेक्शन में जाकर के आप उसका 1 से लेके 25 तक का आपका आंसर पॉज कर लिया करो वीडियो को, ठीक है ना। क्वेश्चन देखा करो, ऑप्शन बताया करो, आगे बढ़ा करो, क्वेश्चन देखा करो, ऑप्शन बताया करो, आगे बढ़ा करो, ठीक है। इस बात से, और एकदम जैसे देखना है आप लोगों को वीडियो वैसे देखो, डाउनलोड करके देखो, है ना। आप अच्छे तरीके से, बस इस बात का ध्यान रखना, पूरा का पूरा वीडियो देखो, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट जरूर मैं हर एक क्वेश्चन में बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलो, तो यहां क्या देख रहा हूं मैं, ये पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश कर रहा हूं, बी वॉज बीइंग, बीइंग इज। अब यहां पे वॉज है तो यहां पे क्या होगा, वर भी होगा यहीं पर, वर क्या होगा यहीं पे होगा, क्योंकि पास्ट की चीजें हैं। अब एक बात मैं ध्यान रखने की कोशिश करवा रहा हूं, तुम्हें यह पता होना चाहिए कि दे सरेंडर्ड जब देखा तो इसमें इसको सब्जेक्ट लिखते हैं, इसको वर्ब का दूसरा फॉर्म लिखते हैं। क्या लिखते हैं, वर्ब का दूसरा फॉर्म। और यहां पे क्या लिखा हुआ है, दे हैड सरेंडर्ड। इसका मतलब इस वाले सेंटेंस को हमको देख के पता चल रहा है ये सिंपल पास्ट में है, और इस वाले सेंटेंस को देख के चल रहा है कि पास्ट परफेक्ट में है। अब एक बात बताओ, यहां पे वर्ब सरेंडर्ड है, और वर्ब कौन सा फॉर्म है, वर्ब का दूसरा फॉर्म है। हमें बताओ कि दे सरेंडर होगा या दे हैड सरेंडर होगा। जो बच्चे होशियार है उसे बात पता चल गई कि दे सरेंडर्ड होगा। क्यों, क्योंकि वर्ब का दूसरा फॉर्म वर्ब है, वर्ब क्या है, वर्ब का दूसरा फॉर्म है, और हमारा स्ट्रक्चर में वर्ब का दूसरा फॉर्म सरेंडर्ड यहां मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हैड सरेंडर तो तब होता जब हम परफेक्ट को ढूंढ रहे होते, हमें परफेक्ट को नहीं सिंपल पास्ट से मतलब है, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना जरूरी है, आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है। जब आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बना रहे होते हैं तो ये बात याद रखना बहुत जरूरी है। मैं दो ऑप्शन को ऐसे ही एलिमिनेट कर दिया, यहां देखा पास्ट आर और हैड ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, बचे ये दोनों ऑप्शन। ये जब दोनों ऑप्शन को देखा मुझे पता चल गया कि ये परफेक्ट में है और ये किसमें है, सिंपल पास्ट में। कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें दिमाग में रखना। अब टेंस का स्ट्रक्चर याद नहीं रखोगे भाई, ये तो सिंपल सा है, क्लास 6 7 8 9 10 हम पढ़ रहे हुए हैं। इसका मतलब टेंस का स्ट्रक्चर हमसे डिमांड करती है एसएससी की, याद रखें आप, है ना। याद क्या रखना है, सीखिए बनाना कैसे बनता है। जब मैं बताऊंगा तो वहां भी सिखाऊंगा, जब मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, कभी वॉइस पढ़ाऊंगा, कभी नरेशन पढ़ाऊंगा कि नहीं पढ़ाऊंगा। चलो, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब इस वर्ड का हमें क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। एंटोनिम मतलब जानते हो ना, उल्टा बताना है। बताओ मेरे प्यारे, रिटेलिएट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सॉरी रिटेलिएट लिखा हुआ है ना। क्या लिखा हुआ है, रिटेलिएट, रिटेलिएट लिखा हुआ है। इसका एंटोनिम हमें बताना है। रिटेलिएट का मतलब तुम जानो क्या होता है। जैसे मान लो कोई सांप है, सांप को तुम मारते हो, सांप को मारते हो ना, तो वो तुम्हारे ऊपर फन उखाड़ता है, उखाड़ता है कि नहीं उखाड़ता है। इसका मतलब वो रिटेलिएट करता है। तो अपने दोस्त को जाके एक चाटा लगा दो, दोस्त भी तुम्हें दूसरे गाल पे दूसरा चाटा लगा देगा, दो चाटा एक साथ लगा देगा। वो क्या करता है, वो रिटेलिएट करता है। इसका मतलब जो एक्शन तुम कर रहे हो उसको जस्ट अपोजिट रिएक्ट कर रहा है। क्लैप मतलब होता है ताली बजाना, ये इसका उल्टा कैसे हो सकता है। रोटेट, जैसे अर्थ घूमते रहती है, ये रोटेशन, रोटेशन और रिटेलिएट दोनों एक दूसरे का उल्टा कैसे हो सकता है। घूमना और बदला लेना दोनों एक दूसरे का उल्टा नहीं हो सकता है। फैसिलिटेट करना इसका मतलब किसी भी चीज को इजीली अवेलेबल कराना। फैसिलिटेट करना इसका मतलब क्या करना, किसी भी चीज को इजीली अवेलेबल करा देना, इसको कहते हैं फैसिलिटेट करना। ना तो ये वर्ड ना ये वर्ड ना ये वर्ड हो सकता है, तो हमारे ऑप्शन में बस एक ही वर्ड बढ़ा है और वही हमारा आंसर हो जाएगा कि रिटेलिएट मतलब बदला लेना, और रिएक्ट मतलब भी क्या करना, प्रतिक्रिया करना। तो जब कोई आप कोई एक्शन कीजिएगा तो उसके अगेंस्ट कोई एक्शन होगा, तो आप क्या किए, रिएक्ट किए। तो रिएक्ट और रिटेलिएट दोनों क्या हो गया, सिनोनिम पूछ रहा था हमसे। क्या पूछ रहा था, सिनोनिम पूछ रहा था। माफ करना अगर कोई एंटोनिम सुन लिया हो तो, हमसे क्या पूछ रहा था, सिनोनिम पूछ रहा था। सेम वर्ड पूछ रहा था कि सेम वर्ड बताइए सिमिलर। तो रिटेलिएट का सिमिलर क्या है, रिएक्ट है, ना कि क्लैप है, ना ही फैसिलिटेट है, ना ही रोटेट है। चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे हम बढ़ेंगे, है ना। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
लिखा हुआ है छठा, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। इसको पैसिव वॉइस में करना है। क्वेश्चन देखा, आंसर के आसपास जाने से पहले मैं एक ऑप्शन एलिमिनेट कर देना चाहता हूं। यहां से मैं देख के पता चल रहा है कि हैंडल्स प्रेजेंट में है और ये देखो ये पास्ट में, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पे वर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? वर लगा हुआ है। अब मेरे पास तीन ऑप्शंस बचे हुए हैं। मैं बोल रहा हूं हमें पैसिव बनाना है। पैसिव बनाने के लिए तुमको पता होना चाहिए क्या बनेगा भैया, बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। और बी का फॉर्म अभी बताया क्या होता है, बी, वॉज, बीन, बीइंग और इज, ये पांच होता है। इज के साथ हम एम को रखते हैं और इस बी वाले के साथ आर को रखते हैं और वाज वाले के साथ किसको रखते हैं, वर को रखते हैं। कहानी हो गई खत्म। देखो भैया क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है सी हैंडल्स मतलब सब्जेक्ट और वर्ब का पांचवा फॉर्म। सब्जेक्ट और वर्ब का पांचवा फॉर्म, इसका हमारा पैसिव कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म। और यही इज आर एम मेरा क्या है, बी का फॉर्म है। किसका फॉर्म है, बी का फॉर्म है। अब एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट आगे चला जाएगा, ऑल टास्क आगे चला जाएगा। ऑल टास्क जब आगे गया तो प्लूरल है, तो आर लगेगा या हैव लगेगा। तुम्हें पता चल गया कि भैया या तो इज लगेगा या आर लगेगा या एम लगेगा। तो हैव वाला यहां से एलिमिनेट हुआ, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, बचा आर, यहां भी आर। अब यहां इस वाले आर के साथ क्या लगा हुआ है, वर्ब का चौथा फॉर्म, और इस वाले आर के साथ क्या लगा हुआ है, वर्ब का तीसरा फॉर्म। हमें पता है कि जैसे ही हम बी का फॉर्म लिख देते हैं, किसका फॉर्म लिख देते हैं, बी का, उसके बाद हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, तीसरा फॉर्म। बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म पैसिव बनाता है। इसका मतलब बी वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। मेरे पास बचा क्या, ऑप्शन नंबर 2। ऐसे ही एलिमिनेट करके हम आंसर तक पहुंच जाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना। चलो, following sentence has been divided into parts। फिर से आ गया एरर का क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है देखो, इट वाज द वेरी वेल डायरेक्टेड एंड वी एंजॉयड इट वेरी मच। ये एक फिल्म के बारे में बात हो रही है कि इट वाज द वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म, एक बहुत ही वेल डायरेक्टेड फिल्म है और हमने इसको बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया। जैसे ही मैं द वेरी वेल डायरेक्टेड देखा, मैं बोल दिया वही मेरा आंसर होगा। पता है क्यों? क्योंकि जब हम पहली बार कोई एक्शन करते हैं, पहली बार जब कोई एक्शन करते हैं तो वहां पे हम इनडेफिनिट आर्टिकल लगाते हैं, ना कि डेफिनिट आर्टिकल लगाते हैं। हमने फिल्म को देखा, इट मींस पहली बार देखा, और जब पहली बार देखा तो हम डेफिनिट आर्टिकल कैसे लगा देंगे? हमें थोड़ी पता होगा कि फिल्म कैसी है, नहीं ना पता होगा, फिल्म देखने के बाद पता चला। तो यहां लिखा हुआ है इट वाज द वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म एंड वी एंजॉयड इट। तो पहली बार जब हम देखे तब पता चला कि बहुत ज्यादा डायरेक्टेड, बहुत अच्छे तरीके से डायरेक्टेड है ना। इसका मतलब द नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए आर्टिकल जो ए है या एन है और ये द है, ये द जो होता है ये डिफिनिट आर्टिकल होता है, फिक्स आर्टिकल होता है, और ए एन जो होता है वो इनडेफिनिट आर्टिकल होता है। इसका मतलब या तो यहाँ पे ए लगेगा या एन लगेगा। तो वेरी के बाद के आगे बताओ भैया क्या लगेगा, एन तो लगा नहीं सकते क्योंकि ए ई आई ओ यू से शुरू होना चाहिए था। क्या लगाएंगे हम, ए लगाएंगे, आंसर बनेगा। यहाँ पे चेंज करने के लिए नहीं बोला है कि भैया चेंज करके दिखाइए, हमें बस बोला है कि गलती ढूंढिए कहां है। हम बी ऑप्शन में जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आगे हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में हम बढ़ रहे हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। ये नरेशन से क्वेश्चन आ गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। यहां से चलो भैया क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कैसे आंसर बनेगा। पहला क्वेश्चन है, ही आस्क्ड मी व्हेन आई हैड बुक्ड द फ्लाइट टिकट्स। यहां देखो, यहां पे लिखा हुआ है ही आस्क्ड मी। क्या लिखा हुआ है, he asked me, he asked me। देखा, यहां देखने आते हैं तो said to, said to, said to, said to, चारों में said to है। यहां से हम ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। फिर लगा हुआ है when, तो when, यहां से भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम यहां देख रहे हैं had प्लस booked, क्या देख रहे हैं, had प्लस booked, तो had याद रखना दो ही केसेस में had हो सकता है। या तो आप has या have का प्लूरल had लिखे होंगे, यहां पे जो हेड आया है वो दो ही केस में आ सकता है, या तो हैज हैड का प्लूरल हेड आया होगा, या नहीं तो डिड का चेंज होकर के क्या बना होगा, हेड बना होगा। मतलब डिड मतलब सिंपल पास्ट वर्ब का दूसरा फॉर्म, हेड मतलब वर्ब का तीसरा फॉर्म में चेंज किया होगा। सिंपल पास्ट किस में चेंज किया होगा, परफेक्ट में चेंज किया होगा। तो दो ही केसेस होंगे, या तो हैव से हैड में चेंज किया होगा या डिड से हैड में चेंज किया होगा। यही दो केसेस हो सकते हैं। हम ऑप्शन पे जाते हैं। एक बात बताओ, डू से तो बात हो नहीं रही है, या तो हैव होगा या डिड होगा। तो भैया यहां पहले वाले ऑप्शन में देखो, ये पहले वाले में ऑप्शन में हैड ही है भैया। हैड से हैड हुआ होगा, हैड से हैड नहीं। किससे हुआ होगा, हैड
हेड से हेड हुआ होगा, यहाँ तो हेड लिखा हुआ है, ऑप्शन एलिमिनेट, हेड से हेड नहीं। ही सेड टू मी व्हेन डू यू, हम बोल रहे हैं कि हैव या हैव या डिड से हो रहा होगा, डू से नहीं हो रहा होगा, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट, कहानी खत्म। ही सेड टू मी व्हेन डिड यू, यहाँ पे एक डिड है और यहाँ पे आर है, आर वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि हैव है और डिड होना चाहिए। ये रहा मेरा ऑप्शन जिसको कि हम चेक करेंगे, बोलेंगे यही मेरा आंसर है। इस तरह से हम क्वेश्चन जैसे ही देखते हैं ना, ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। मेरा अप्रोच सीखो, मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऑप्शन एलिमिनेट कर रहा हूं, आंसर तक पहुंच रहा हूं, ऑप्शन एलिमिनेट कर रहा हूं, आंसर तक पहुंच रहा हूं। तुम्हें भी ये चीज सीखना है, 5 मिनट में आंसर खत्म करने के लिए करना पड़ेगा। मैं यहां देखा, यहां से चेंजेस नहीं पता चल रहे, यहां देखा, यहां से चेंजेस पता नहीं चले, लेकिन मुझे यहां पता चला कि है जब रहेगा, क्या रहेगा, जब रहेगा तभी आप हेड में चेंज कर सकते हैं, या डिड रहेगा तभी आप हेड में चेंज कर सकते हैं। ऐसे मुझे पता है और मैं आपको यही बात क्या करता हूं, सिखाने की कोशिश कर रहा हूं अपने ये 25 क्वेश्चन के थ्रू। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब इसमें जो भी क्वेश्चन है मेरा, इसमें बोल रहा है अगर आप रीडिंग करते हैं तो इस क्वेश्चन में जरा सा भी देर नहीं कीजिएगा, बोलिएगा कि ये मेरा आंसर हुआ और मैं आगे बढ़ा। क्या बोलिएगा, ये मेरा आंसर हुआ और मैं आगे बढ़ा। क्यों? क्योंकि आपको पता है जेन्युइन का स्पेलिंग GENUINE बिल्कुल सही है, सर्किट का स्पेलिंग CIRCUIT बिल्कुल सही है, मैनर्स का स्पेलिंग भी सही है, MANNERS मैनर्स। ट्यूशन का स्पेलिंग गलत है, TUITION ये ट्यूशन होता है, ना कि TUTION, है ना। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि इनकरेक्टली पूछा था, कभी कभी वहां पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ देता है। हम जल्दबाजी करने के चक्कर में जो 2 नंबर ला रहे होते हैं, 2.5 नंबर गंवा के आ जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना। तो बिल्कुल हड़बड़ाहट नहीं करना है, एकदम फिक्स चीजें हैं, आंख से देखो, बहुत अच्छे से देखो, 2 सेकंड ज्यादा लग जाए, 5 मिनट 2 सेकंड लग जाए, लेकिन आंसर सही करके आना है, 50 के 50 करके आना है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं मेरे भाई। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। फिर से क्वेश्चन आ गया, किसका, हमारा एरर का। लिखा हुआ है एवरी क्यूरियस चाइल्ड वांट टू। जैसे मैंने यहां तक पढ़ा, मैं बोलूंगा ये मेरा ऑप्शन है, आंसर खत्म। मुझे आगे करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता है एवरी क्यूरियस चाइल्ड ये मेरा सब्जेक्ट हुआ, और सब्जेक्ट कैसा हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ। कैसा सब्जेक्ट हुआ? सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, क्योंकि चाइल्ड है, चिल्ड्रन नहीं है, क्या है, सिंगुलर है। और अगर अभी तुरंत बताया कि जब वर्ब का पहला फॉर्म होता है तो वो प्लूरल होता है, और वर्ब का 5वां फॉर्म होता है तो वो सिंगुलर होता है। मेरे प्यारे बताओ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगता है? तुम बोलोगे गुरुजी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। इट मींस यहाँ पे जो वांट लिखा हुआ है ये गलत है, इसके जगह पे होना चाहिए था वांट्स। क्या होना चाहिए था? वांट्स। मैं ऑप्शन नंबर 3 चेक करता, आगे बढ़ जाता, टिक करता, आगे बढ़ जाता। बात आ रही है समझ में? मैं बस यहां से यहां तक पढ़ता, मुझे आगे पता भी नहीं करने की जरूरत है कि क्या लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे एरर फाइंड कर लिया मैंने। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आगे बढ़ते हैं। तुम देख रहे हो ना मेरा अप्रोच, ये अप्रोच सिखाना मैं चाहता हूं तुम्हें, अप्रोच सिखाना। कहता है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट। देख लो भाई, कभी कभी मैं हिप सिनोनिम का एंटोनिम बोल रहा हूं, ध्यान रखना। कहता है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सिनोनिम पूछ रहा है। सिनोनिम मतलब सिमिलर मीनिंग। अवॉइड बोला है, अवॉइड। अवॉइड करना मतलब क्या कर देना, किसी भी चीज को, काम को करने से रोकना, उसको कहते हैं अवॉइड करना। क्या करना? अवॉइड करना मतलब क्या करना? रोकना, है ना। बताओ, कन्फ्रंट मतलब होता है सामना करना, ऑप्शन एलिमिनेट। फेस मतलब भी होता है सामना करना। नहीं बोलते हैं फेस करने की ताकत है कि नहीं है, तो फेस करना मतलब सामना करना। परमिट करना मतलब मान लो तुम जब सिनेमा देखना चाहते हो, तुम्हारे पिताजी बोल रहे हैं कि ठीक है जाओ, ये क्या हुआ? वो परमिशन दिए तुमको, तो ये तो रोकना हुआ नहीं, ये क्या हुआ? ये तो आज्ञा देना हो गया मेरे भाई। इसका मतलब परमिट, इसका क्या होगा? इसका परमिट एंटरिंग भले ही हो सकता था। सिनोनिम पूछ रहा है, अवॉइड मतलब रोकना, प्रिवेंट मतलब रोकना। ऑप्शन तक पहुंचे, आंसर मारे, आगे बढ़े, इतना समय देंगे नहीं, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है ना। अप्रोच सीखो, ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो। देखो मुझे वर्ड्स पता हैं। अब एक बात बताओ, कैसे मुझे ये सारे वर्ड्स पता है? मुझे वर्ड्स पता नहीं है, मुझे कम से कम हो सकता है कि सेंस पता हो। कोई जरूरी थोड़ी है कि मेरे लिए अवॉइड का मतलब पता है, लेकिन मुझे अवॉइड सेंस से पता चल रहा है कि अवॉइड का मतलब क्या होगा। कोई ना कोई रोकने से रिलेटेड वर्ड है, स्टॉप करने से रिलेटेड वर्ड है। आगे बात समझ में? सेंस पता है, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता है। और मैं हमेशा ये बोलता हूं, एग्जैक्ट मीनिंग पता करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है, डेवलप्ड है, तो आपको ये सब करने की
की जरूरत नहीं है। हम आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट। फिर से पूछा, क्या पूछा मेरे प्यारे? सिनोनिम पूछा। क्या पूछा? सिनोनिम पूछा। ऑस्टेंटेटियस मतलब क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो हमेशा क्या करता है? कोट पैंट पहन के रहेगा 2 रुपए का नहीं, लेकिन कोट पैंट पहन लेगा, मतलब दिखावा करने वाला आदमी, ऑस्टेंटेटियस। नहीं समझे? पूछोगे क्या खाया तो बोलोगे पूरी सब्जी खा ली है। क्या खाए? पूरी सब्जी। खाया क्या? रोटी खा के आया है, चावल चोखा खा के आया हुआ है। हमारे यहाँ बिहार में दाल भात चोखा खाते हैं हम लोग, है ना। तो वो क्या है? वो दिखावा करने वाला आदमी होता है, ऑस्टेंटेटियस होता है। पूछोगे तुम कितनी गर्लफ्रेंड है भाई तुम्हारे? बोलेगा 10। क्या है? 10 गर्लफ्रेंड तुम्हारा। ये क्या है? ऑस्टेंटेटियस है। एक ऐसा आदमी, बात एक से भी नहीं हो रही है उनकी, ये ऑस्टेंटेटियस कहता है। बताओ एक बात, सडन का मतलब क्या हुआ? तुरंत हो जाना। क्विक मतलब भी तुरंत हुआ। टेस्टफुल मतलब डिलीशियस हुआ। सोई मतलब क्या हुआ? दिखावटी, दिखावा करना। तो ऑस्टेंटेटियस का जो सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा? सोई होगा। कितना आसान है, बताओ कितना आसान है। क्या बहुत टफ है क्या? नहीं भाई, लेकिन तुम्हें एक लिमिटेड टाइम मिलता है, उस लिमिटेड टाइम में करना है। और यही मैं अप्रोच तुम्हें ला रहा हूं, ये तुम्हारे दिमाग में फिट कर दूंगा। याद रखना कि तुम्हें भी 180 180 90 आएगा, तुम आके मेरे से मिलोगे, अप्रोच में फिट कर दूंगा तुम्हारे दिमाग में। कहीं भी कुछ भी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ये 10-10 12-12 घंटे की जो चीजें पढ़ा रहे हैं, इन्हीं चीजों को खत्म करना है भाई मेरे। लिखा हुआ है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन है ना सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। यहां पे लिखा हुआ आर अस्योर्ड, सॉरी, हाँ ये क्या लिखा हुआ है? आर अस्योर्ड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? आर अस्योर्ड। और बोल रहे हैं कि ये जो अंडरलाइन सेगमेंट है इसके जगह पे क्या होगा। सबसे पहले जब मैं क्वेश्चन देखा, मेरे दिमाग में क्या चला? देखो मेरे दिमाग में क्या चला? मेरे दिमाग में ये चला कि ये ऑथोरिटीज लिखा हुआ है, मतलब प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है। तो ऑप्शन नंबर ए तो एलिमिनेट कर दिया मैंने देखते ही साथ। ऑप्शन नंबर ए क्या कर दिया? एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि हैज होगा नहीं, हैज सिंगुलर होता है, ऑथोरिटीज प्लूरल है। ये बात मैं तुम्हारे दिमाग में फिट कर रहा हूं। देखो ये बचा, अब या तो हैव अस्योर्ड होगा या हैव बीन अस्योर्ड होगा कि नहीं होगा? या नहीं तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड होगा। लेकिन जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि द ऑथोरिटीज आर अस्योर्ड द पीपल दैट दे विल लुक इनटू द मैटर। ऑथोरिटीज अस्योर कर रहे हैं लोगों को, मतलब लोगों को ये बात बोल रहे हैं, उनको ये बात सुनिश्चित कर रहे हैं कि वो जो है किसी न किसी मैटर, जो एक मैटर है, कोई भी कांड हो गया होगा, कोई घटना घट गई, कोई मर्डर हो गया होगा, तो ऑथोरिटीज जब वहां पहुंची हुई है, हो सकता है एसपी पहुंचे हुए होंगे, हो सकता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पहुंचे होंगे, हो सकता है डीएसपी पहुंचे हुए होंगे। तो कहते हैं कि जो ऑथोरिटीज वहां पहुंचे हुए हैं वो लोगों को ये बात अश्योर कर रहे हैं कि वो लोग लुक इनटू द मैटर करेंगे। वो मर्डर हुआ है, जो भी क्राइम हुआ है, उसमें क्या करेंगे? लुक इनटू द। इसका मतलब ऑथोरिटीज यहाँ पे डूअर है। डूअर का मतलब क्या है? सब्जेक्ट जो काम कर रहा है। अब एक बात बताओ, जब कोई आदमी काम कर रहा है तो वो पैसिव वॉइस में कैसे हो सकता है? किसमें हो सकता है? पैसिव वॉइस में कैसे हो सकता है? यहां देख के पता चला आर का मतलब बी का फॉर्म, और अस्योर्ड को देख के पता चला वर्ब का तीसरा फॉर्म, बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म का स्ट्रक्चर बन गया। इसका मतलब ये तो पैसिव का स्ट्रक्चर है। यही गलती है, यहां पे पैसिव का स्ट्रक्चर नहीं होगा, तो क्या होगा? एक्टिव का स्ट्रक्चर होगा। और अब मेरे पास एक ही ऑप्शन में एक्टिव का भी स्ट्रक्चर है और प्लूरल भी है। देखो यहां पे एक्टिव का स्ट्रक्चर है, लेकिन यहां पे भी एक्टिव का स्ट्रक्चर है। इस वाले एक्टिव के स्ट्रक्चर में क्या है? इस वाले एक्टिव के स्ट्रक्चर में सिंगुलर है, लेकिन ऑथोरिटीज प्लूरल है। और यहां पे मेरा क्या है? हैव होगा। अब बताओ, हैव के बाद बीन लिखा दिया, क्या लिख दिया? हैव बीन अस्योर्ड। ये तो खुद पैसिव बना दिया। क्या पैसिव को पैसिव में चेंज करने के लिए तो नहीं बोला जा रहा है। हमको क्या करना है? हमको ये देखना है कि क्वेश्चन किस फॉर्म में होगा। मैं बोलूंगा एक्टिव में होगा। दिया किसमें है? पैसिव में है। क्या गलती करना क्या है? पैसिव से एक्टिव में करना है। एक्टिव में मेरे पास ऑप्शन कितने हैं? 2, है या है। मैंने देखा प्लूरल है होगा। आगे बढ़ेंगे, इतनी बातें दिमाग में चल जाएंगी, समझ रहे हो? 5 सेकंड के अंदर चलनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 14, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इस इडियम बी हार्ड अप, क्या लिखा हुआ है? बी हार्ड अप। इस पूरे के पूरे इडियम की हमको मीनिंग बतानी है। जब ईडीएम कभी कभी इस तरीके से आ जाते हैं ना, बिल्कुल क्या कर लोगे, आपके दिमाग में नहीं आएंगे। लेकिन जब हम ये चारों के चारों ऑप्शन पढ़ते हैं ना, वो बहुत ज्यादा हिंट देने वाले होते हैं, है ना। तो चलो देखो, अनएबल टू कैलकुलेट, हार्ड का मतलब कैलकुलेशन से तो बिल्कुल नहीं है। हैव वेरी लिटिल मनी, ये मैं यहाँ पे सोच सकता हूँ इसके बारे में। हैव डिफिकल्टी इन क्लाइंबिंग स्टेयर्स, भाई सीढ़ी चढ़ने में डिफिकल्टी, ये हार्ड, ये इस तरीके से तो नहीं होता है ना।
कोई प्रैक्टिकल चीज को लेकर के और ऐसे हम लोग ईडीएम में लाके नहीं रख देते हैं, ठीक ना। कहता है फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू वेक अप अर्ली। ये तीनों के तीनों ऑप्शन एकदम गड़बड़ थे। क्या थे? बी हार्ड अप का मुझे मतलब नहीं आया समझ में, लेकिन जब मैं ऑप्शन पे गया तो मैंने 3 ऑप्शन क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिए। ना तो वेकअप अर्ली करने में मुझे दिक्कत होती है तो मैं बोलता हूं हार्ड अप हो रहा है, ना सीढ़ी चढ़ने पे मुझे दिक्कत होती है तो मैं हार्ड अप बोलता हूं, ना ही मुझे कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है तो मैं हार्ड अप बोलता हूं। मैं बोलूंगा कि अगर है वेरी लिटिल मनी, अगर मेरे पास जो है तो बहुत कम पैसा है तो कठिनाई हो रही है ना। एक बात करते हैं हम लोग इस तरीके से, इसको कहते हैं ईडीएम। तो ये हमारा ऑप्शन होगा, हम टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कोई जरूरी थोड़ी है, आप कोई जरूरी नहीं है कि आप भी हार्ड अप का मीनिंग रट के जाओ एग्जाम में आ जाए, नहीं भैया, ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो, पहुंच जाओ आंसर तक। यही बात मैं सिखा रहा हूं, यही बात तुम्हें सीखनी भी है, ठीक है। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है select the most appropriate option to substitute the underlying segment in the given sentence if there is, है ना। अगर है तो, और अगर नहीं है तो आप नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड कर दीजिए। लिखा हुआ है टिग्रस हैज गिवन बर्थ टू अ कब इन द रणथंबोर टाइगर रिजर्व टेकिंग द बिग कैट पॉपुलेशन टू 72। एक टिग्रस है, यहां पे टिग्रस को देख करके ये मत समझ जाना कि ये प्लूरल है। भैया टाइगर की गर्लफ्रेंड नहीं है, टाइगर की क्या है, वाइफ है ये टिग्रस। अब एक बात बताओ, टाइग्रस है ये, है ना। अब एक टाइग्रस है, ए के बारे में बात हो रही है, वैसे भी ए है तो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं है। हैज गिवन बर्थ, अब एक बात बताओ, हैज गिवन बर्थ में क्या दिक्कत है, उन्होंने बर्थ दिया, है ना, टू ऑफ कब, किसको दिया भैया, तो कब को दिया। तो क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत तो है नहीं। इसका आंसर नो सब्स्टिट्यूशन होगा, आंसर बढ़ेंगे आगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हैज गिवन, यहां पे देखो ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए अगर हम जाएंगे तो लिखा हुआ है हैज गिवन, क्या लिखा हुआ है, बर्थ। अब एक बात बताओ, हैज के बाद हमारा वर्ब का तीसरा फॉर्म आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था, कहानी खत्म। यहां पे गिव लिखा हुआ है, गिवन नहीं लिखा हुआ है। एलिमिनेट करना सिखा रहा हूं, क्यों हम नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड पे जाएंगे, क्योंकि हैज के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म आना चाहिए था, यहां गिव लिखा हुआ है, होना चाहिए था गिवन। वाज लिखा हुआ है बर्थ। अब एक बात बताओ मेरे भाई, वाज के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, बर्थ का तीसरा फॉर्म कर दिया। मेरे यहाँ पे गिव का मेन वर्ब का हमको काम करना है, गिव से काम करना है, इसलिए इस वाले बर्थ से काम कर दिया। बर्थ तो हमारा यहाँ पे नाउन है, नाउन को वर्ब कैसे बना दिया, ये जो ऑप्शन एलिमिनेट हुए, सीखो। यहाँ पे लिखो, देखो यहाँ पे बर्थ लिखा हुआ है, बर्थ दे दिया, जबकि एक ही कब पैदा ले रहा है तो बर्थ भी नहीं होगा। इसका मतलब ना तो ये हुआ, ना दूसरा हुआ, ना चौथा हुआ, तब हम आंसर बोलेंगे कि तीसरा हुआ। समझ रहे हो ना। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को मैं सिखाता हूं तुम्हें, मुझे ये क्वेश्चन में बहुत अच्छा लगा है सिखाने में, देखो बहुत आसान है इसी वजह से, ठीक है। मुझे ये पता चला कि ये 4 ऑप्शन है मेरे पास, मुझे आंसर तक पहुंचना है। मैं बोलूंगा देखो भैया हैज के बाद गिवन होना चाहिए था, गिव लिखा हुआ है, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए हैज और हैज के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है, तीसरा फॉर्म होता है। ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। वाज के बाद बर्थ कर दिया, बर्थ को यहाँ पे क्या बना दिया, वर्ब बना दिया। मेरे को नाउन बना के दिया हुआ है, मेरे को वर्ब बना दिया, मेरे को तो मेन वर्ब यहाँ गिवन से मतलब है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन एलिमिनेट, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट। इसके बाद गिवन के बाद बर्थ, यहाँ बर्थ है, यहाँ बर्थ कर दिया, ये भी गलत है क्योंकि यहाँ एक कब पैदा ले रहा है। अब एक बात करते हैं, ये तीसरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो एक ऑप्शन तो सही होगा ना मेरे भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। 15 तक कर लिए हम, जब आज मेरा पहला वीडियो है, ठीक है ना, सिखाने से रिलेटेड, मतलब पहली बार ये कर रहा है, इसीलिए मैं इतनी धीरे धीरे कर रहा हूं, एक चीज को 2 बार सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आप पूरा वीडियो देखो, आप आंसर बताओ और बताओ आपको कि कैसा लग रहा है ये वीडियो। बिल्कुल जब देखना आप वीडियो तो आप कमेंट करना कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा आपको वीडियो, मजा आया कि नहीं आया, कुछ नया सीखने को मिला कि नहीं मिला, सारी बातें लिखो, लोगों से शेयर करो, अपने दोस्त, आपके एनडीए का एग्जाम दे रहे हो, सीडीएस का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आपके साथ सीएचएसएल का, एमटीएस का, जिस टीवी पेपर का एग्जाम दे रहे हो उनके साथ शेयर करो। बोलो अंग्रेजी देखो कैसे हम लोग करते हैं। अंग्रेजी पढ़ाते बहुत सारे लोग हैं, अंग्रेजी सिखाते बहुत कम लोग हैं, मैं सिखा रहा हूं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। चलो क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम। क्या पूछ दिया, एंटोनिम पूछ दिया भैया। यहां पे इसका एंटोनिम पूछ रहा है रेज करना। रेज करना मतलब होता है किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय करना, RAZ रेज। रेज का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय करना। यहां पे लिखा हुआ है रूइन। रूइन का मतलब क्या होता है, बर्बाद करना किसी भी चीज को। यहां हमको एंटोनिम पूछा है, इसका मतलब अगर ये वर्ड निगेटिव है तो हमारा आंसर पॉजिटिव होना चाहिए। आंसर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। रूइन एक वर्ड है जिसका क्या होता है, रूइन क्या होता है, बर्बाद करना, ये भी एक निगेटिव वर्ड हो गया, कहानी खत्म, ऑप्शन एलिमिनेट। निगेटिव का निगेटिव कभी भी एंटोनिम नहीं हो सकता है। ईज करना और कंफर्ट करना दोनों एक जैसी चीजें हैं। ईज करना और कंफर्ट करना दोनों एक ही वर्ड है। ईज करना और कंफर्ट करना दोनों पॉजिटिव वर्ड तो है,
लेकिन ईज करना और कंफर्ट करना एक दूसरे का सिनोनिम्स हो सकता है, लेकिन रेज मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, इसका उल्टा क्या होगा, बना देना। तो बिल्ड होगा इसका आंसर, होगा कि नहीं होगा प्यारे, बताओ भाई, बिल्ड होगा कि नहीं होगा, रूइन होगा नहीं, क्यों, क्योंकि बर्बाद, रेज मतलब भी होता है डिस्ट्रॉय करना, रूइन मतलब भी होता है डिस्ट्रॉय करना, बर्बाद करना, दोनों एक, ये सिमिलर मीनिंग में भले ही पूछेगा तो हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे, 16 हो गया, 17, सेलेक्ट द मोस्ट ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वाज सफिशिएंट, द स्टडी ऑफ अर्थ, क्या लिखा हुआ है, द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स। जब आपके यहां भूकंप आता है तो भूकंप के स्टडी को आप क्या कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। देखो जियोग्राफी हुआ, ये गलत है, जियोग्राफी हमारा सब्जेक्ट है जिसको हम पढ़ते हैं। जियोलॉजी हुआ, जब मिट्टी वगैरह के बारे में हम पढ़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं जियोलॉजी। हमारा टोपोग्राफी मतलब होता है जहां पेड़ पहाड़ पर्वत कहां है, नदियां कहां है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं भैया नदियां कहां है। नहीं, क्लास 9 10 में हम लोग को टोपोग्राफिकल मैप पढ़ाया जाता था, तो उसको बोलते हैं टोपोग्राफी। जियोलॉजी का मतलब क्या हुआ, मिट्टी या अर्थ, या नहीं तो किससे रिलेटेड है, माउंटेन से रिलेटेड है, जिसको चट्टान बोलते हैं, चट्टान रॉक से रिलेटेड है, तो उसको बोलते हैं जियोलॉजी। हाँ, तो अर्थक्वेक पूछा है, क्या पूछा कुछ और है, तुम जवाब कुछ दो और दोगे प्यारे तो गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। तो इसका आंसर क्या होगा, सिस्मोलॉजी, क्योंकि 3 बाकी के वर्ड को हमने एलिमिनेट कर दिया। टोपोग्राफी का मतलब टोपोग्राफिकल मैप होता है, जैसे क्या होना, नदी पर्वत पहाड़, ठीक है ना। ज्योग्राफी तो आपका सब्जेक्ट होता ही है, और जियोलॉजी का मतलब किससे, रॉक से रिलेटेड है, तो आंसर क्या होगा, सिस्मोलॉजी होता है। क्या होता है, सिस्मोलॉजी होता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18, द फॉलोइंग सेंटेंस विल बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, फिर से पार्ट्स में किया हुआ है, बताएंगे क्या सही है क्या गलत है, ठीक है मेरे प्यारे। इसको बताना है कि क्या सही है और क्या गलत है। लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, एक सेकंड रुक जाना, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग सेंटेंस, ये देखो क्या लिखा हुआ है, इफ द इकोनॉमी फेल्स दिस ईयर, अगर इकोनॉमी क्या कर जाती है, फेल कर जाती है दिस ईयर, है ना, इट रिफ्लेक्ट बैडली ऑन द गवर्नमेंट। सबसे पहले है ना, कहता है कि सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स एरर। बहुत आसान क्वेश्चन पूछ दिया मेरे प्यारे, मैं बोलूंगा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा और मैं आगे बढ़ जाऊंगा। क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि क्वेश्चन नंबर का इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और मैं आंसर में आगे बढ़ जाऊंगा। इफ द इकोनॉमी फेल्स दिस ईयर, इट रिफ्लेक्ट, इट मेरा सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ वर्ब का पहला फॉर्म कभी नहीं होता है। इट के साथ तुम गोज करते हो, इट के साथ तुम प्लेस करते हो, है ना, इसका मतलब एस और एस लगेगा, तो इट के साथ रिफ्लेक्ट्स होगा। क्या होगा, इट के साथ रिफ्लेक्ट्स होगा, ना कि रिफ्लेक्ट होगा। सबसे पहले तो यह बात गलती है। दूसरी बात एक बात जानो कि इट है तो रिफ्लेक्ट भी नहीं होगा। दूसरी बात, ये तो ये बात हो गई कि यहां पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, रिफ्लेक्ट जगह पे कुछ और होगा। क्योंकि रिफ्लेक्ट कभी भी नहीं हो सकता है, ये वर्ब के पहले फॉर्म में इट के साथ कभी भी नहीं हो सकता है। मैं यहां पे ऑप्शन मारा, आगे बढ़ा, लेकिन एक्चुअल में अगर मैं इसे समझाने की कोशिश करूंगा तो ये इफ द इकोनॉमी फेल्स जो है ये कंडीशनल सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस। और तुम्हें पता होना चाहिए कि कंडीशनल कैसे बनता है, कैसे बनेगा। सबसे पहले हमारा क्या आएगा, अगर हम इफ आगे लिख रहे हैं तो इफ के बाद जो तुम्हारा आना चाहिए वो ये आना चाहिए। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, इकोनॉमी फेल्स, इसका मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब का 5वां फॉर्म। क्या लिखा हुआ है, इकोनॉमी हमारा सब्जेक्ट हो गया मेरे प्यारे, हुआ कि नहीं हुआ, और फेल्स क्या हो गया, वर्ब का 5वां फॉर्म। तो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का 5वां फॉर्म। इफ को हम कंजंक्शन से कहेंगे कि ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का 5वां फॉर्म, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आगे क्या बनता है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। क्या होगा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब का पहला फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब का पहला फॉर्म। सब्जेक्ट तो हमारा यहाँ पे इट लिखा ही हुआ है, इसके आगे वाला केस में देखो क्या लिखा हुआ है, इट तो लिखा ही हुआ है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा, क्या लगेगा, विल लगेगा, और उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्ट आ जाएगा। आ गई बात समझ में। तो ये बात तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि ये क्या है, एक कंडीशनल का स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखना पड़ेगा। और अभी मैं तुम्हें क्या बताया कि जैसे ये क्वेश्चन पढ़ता मैं, मुझे याद भी नहीं है कि कंडीशनल क्या है, फिर भी मैं आंसर कर देता। क्यों आंसर कर देता, क्योंकि देखो ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, इट लिखा हुआ है और उसके बाद रिफ्लेक्ट लिखा हुआ है। मैं बोलूंगा कि इट के बाद रिफ्लेक्ट तो किसी भी जन्म में नहीं हो सकता है, और मैं आंसर मारूंगा 2 और आगे बढ़ जाऊंगा। मुझे नहीं पता कि वो क्या है, कंडीशनल है क्या नहीं है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम इन द सेम ब्रीड। कहता है इन द सेम ब्रीड, जो इडियम है इसकी मीनिंग क्या होगी ये बताना है। तो प्रैक्टिस ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज में देखा, मैं बोलूंगा ये तो नहीं हो सकता है, ये क्या हो सकता है,
ये नहीं हो सकता है। से टू ये मैं रखूंगा कि भैया ये हो सकता है क्योंकि ये मुझे अच्छा लग रहा है। से टू कंट्राडिक्टरी थिंग्स एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे दो अलग अलग चीजें बोल देना, उसको बोलते हैं एक सांस में काम करना, इन द सेम ब्रीथ, ठीक है ना। ट्राई एंड होल्ड योर ब्रीथ, ट्राई एंड होल्ड मतलब रोक करके रखना अपने ब्रीथ को, ये भी नहीं हुआ। इन द सेम ब्रीथ, एबल टू गेट अ फाउल, कभी कभी ये देखो हमारे टाइपिस्ट साहब क्या किया है, एबल टू गेट को एक साथ लिख दिए, देखो मेरे प्यारे क्या करते हैं हमारे यहाँ, ठीक है ना। एबल टू गेट अ फाउल स्मेल, फाउल मतलब गंदा स्मेल, उसको गेट करना, भाई कौन चाहेगा गंदा स्मेल गेट करना, उसका मतलब इन द सेम ब्रीथ थोड़ी हो सकता है। इसका मतलब तीन ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया, हमारे पास एक ही आंसर बच रहा है, से टू कंट्राडिक्टरी थिंग्स। मुझे थोड़ी पता था कि इन द सेम ब्रीथ का मतलब क्या होता है, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं ऑप्शन एलिमिनेट किया, आंसर तक पहुंच गया नहीं पहुंच गया। चलो अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड। यहां नजदीक से ना कभी कभी देखने में कुछ गड़बड़ हो जाती है, दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप। टू वॉक एमलेसली, अगर आप जैसे हम लोग घूमते हैं कभी कभी गेरिया मान निकल जाते हैं कि नहीं निकल जाते हैं ना, ऐसे ही सामने टहले निकल गए, तो वही है टू वॉक एमलेसली। इसका मतलब क्या होगा, जब सांप चलता है तो टेढ़े मेढ़े होकर चलता है, उसको बोलते हैं स्लिथर। क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, स्लिथर। स्प्रिंट करना, जैसे उसैन बोल्ट साहब वो क्या करते हैं, स्प्रिंट करते हैं, क्या करते हैं, स्प्रिंटर हैं वो, 100 मीटर का रेस लगाते हैं। तो टू वॉक एमलेसली का स्लिथर नहीं होगा, स्प्रिंट नहीं होगा। क्रॉल का मतलब तो तुम जानते ही हो, रेंग कर चलना, क्रॉल करना, ऐसे ऐसे करके चलना है ना, उसे कहते हैं क्रॉल। तो ये तीन वर्ड तो हमारा खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। हाँ, एम्बल का मतलब मुझे पता भी नहीं था कि टू वॉक एमलेसली का मतलब एम्बल होता है, मैं ऑप्शन एलिमिनेट किया, पहुंच गया, क्योंकि मुझे स्लिथर का मतलब पता था, स्प्रिंट का मतलब पता था, क्रॉल का मतलब पता था, और मैं आंसर तक पहुंच गया, ठीक है ना। यही बात सीखना है मुझे। अगर कभी किसी क्वेश्चन में फंस जाओ तो बाकी की चीजें को एलिमिनेट कर दो, आंसर तक पहुंच जाओ। हर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होगा, लेकिन जहां जहां अप्लाई होगा वहां मैं तुम्हें दिखाने की कोशिश करूंगा। और ग्रामर के क्वेश्चन में तो एलिमिनेशन बिल्कुल जरूरी है, वॉइस में करो, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन सब में करो, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो ये बड़ा सा हमारे पास क्या आ गया, एक पूरा का पूरा पैसेज आ गया, ठीक है। अब इसमें आंसर करना है। अब इसको ना तुम एक काम करो, स्क्रीनशॉट्स ले लो, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि मैं बार बार हटाऊंगा जाऊंगा आंसर पे, हटाऊंगा जाऊंगा आंसर पे। लिखा हुआ है क्योंकि हमारे पास जो पीपीटी बनी है वो बिल्कुल गलत तरीके से बनी हुई है अभी। The rise in the Arabic dolphin dash in Chilka can be attributed to the eviction of dash fish enclosures। मैं यहां तक पढ़ा, मात्र कहां तक पढ़ा, यहां तक पढ़ा। और उसमें देखो क्या लिखा हुआ है, दो ऑप्शंस आ गए कि जो राइज हुआ है एरावेडी डॉल्फिन, एरावेडी काइंड ऑफ क्या है, जगह है, एरावेडी क्या है, जगह है, और वहां के डॉल्फिन के बारे में बात हो रही है। इन कहा, चिल्का लेक में बात हो रही है। कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, तो ये जो राइज हुआ है इसका एट्रीब्यूशन, इसका जो वजह होता है, ये किसको जाता है, टू इविक्शन ऑफ डैश फिश इनक्लोजर, इविक्शन ऑफ फिश इनक्लोजर, उससे पहले एक डैश है, ठीक है। अब एट्रीब्यूटेड एक वर्ड है, उसके बाद टू लगता है, तो ये सारी चीजें तुम्हें रीडिंग से आएंगी, पढ़ते पढ़ते पता चल जाएगा। चलो अब ये आ गया, मेरे पास दो ऑप्शन है, तो द राइज। अब हम पहला ऑप्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि हमारा पहला ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखा हुआ है पहला ऑप्शन में, या पॉपुलेशन होगा, नेटिव्स होगा, इनहेबिटेंट्स होगा, और प्लान होगा। और जब हम यहां देख रहे हैं इससे पहले वाले में, तो देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है द राइज इन द एरावडी डॉल्फिन डैश, डॉल्फिन डैश, डॉल्फिन डैश, डॉल्फिन पॉपुलेशन होगा या नेटिव्स होगा, बताओ भाई क्या होगा, या इनहेबिटेंट्स होगा या क्लैन होगा। क्लैन तो उसको कहते हैं, जैसे मौर्यन क्लैन होता है, सबसे पहले तो ये काटेंगे, है ना, मौर्यन क्लैन होता है ना, और डायनेस्टी होता है भाई मेरे। नेटिव्स होगा नहीं, है ना, रेड इंडियन ऐसा थोड़ी है कि रेड इंडियन है उसके नेटिव्स तो लोगों को कहते हैं जो वहां के क्या होते हैं, मूल निवासी होते हैं, वो नेटिव्स कहलाते हैं, ठीक है। इनहेबिटेंट्स का मतलब भी होता है कि वहां पे रहने वाले, लेकिन यहाँ पे जब पॉपुलेशन के बारे में, उसी का इंक्रीज और डिक्रीज होता है, ना तो क्लैन का इंक्रीज डिक्रीज होता है, ना नेटिव का इंक्रीज डिक्रीज होता है, ना इनहेबिटेंट्स का इंक्रीज डिक्रीज होता है। तो किसका इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, पॉपुलेशन का। तो नंबर 1 ऑप्शन में हमारा पॉपुलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, नंबर 1 ऑप्शन में क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन हो जाएगा, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। चलो तो यहां पे हमें पता चल गया कि यहां पे पॉपुलेशन लगेगा। कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, वजह किसको जाती है, इविक्शन ऑफ डैश फिश इनक्लोजर, किसको जाती है, वजह किसको जाती है कि देखो, या तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल फिश इनक्लोजर होगा, अनवारंटेड होगा, इलिजिटिमेट होगा, या इलीगल होगा। और जब मैं इसको पढ़ा कि यहाँ पे क्या होगा, तो मुझे पता चल गया कि इलीगल फिश इनक्लोजर, क्योंकि मेरी रीडिंग स्किल ऐसी है
कि मेरे को पता चल जाता है 4 वर्ड में सबसे बेस्ट सूटेड जो वर्ड है वो यही है ना? बताओ अनवारंटेड क्यों नहीं होगा? क्योंकि वारंट से रिलेटेड है तो कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे अनवारंटेड होगा। अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एक बात बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं कहा गया है, ये कैसी बात हो गई? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ना? या जो फिश इंक्लूजर है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशन में बात हो रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं कहा गया, ऐसा तो नहीं होगा। या तो इलीगल होगा या इनलेजिटिमेट होगा। हम आंसर करेंगे इलीगल को। क्या करेंगे? इलीगल को करेंगे आंसर और आगे बढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम आगे बढ़े कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है? तो ये तो पहले हमारा ऑप्शन ही आ गया। क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं कि आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ चिल्का लेक वर मेड डैश फ्री, क्या फ्री किया गया है उसको? तो हो सकता है पॉल्यूशन फ्री के बारे में बात हो, इस तरह की चीजों के बारे में बात हो, है ना? कि किसी कोई भी चीज फ्री, है ना, एरोवेट डॉल्फिन फाउंड, और उसके बाद फिर है अनऑब्स्ट्रक्टेड एरिया फॉर मूवमेंट। तो जब किसी चीज को हम फ्री कर दिए, मतलब उस मान लो कोई एरिया था, वहां से हम किसी चीज को निकाल दिए, तो एरोवेट डॉल्फिन जो है वो उनको कैसा एरिया मिला? अनऑब्स्ट्रक्टेड, मतलब वहां पे उनको कोई रोकने वाला नहीं था, और इस वजह से उनका क्या हुआ है? पॉपुलेशन बढ़ा है। क्या बढ़ा है? राइज हुआ है पॉपुलेशन। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ और ऑप्शन की तरफ। हमें पता चल गया कि फ्री, कैसा फ्री होगा भाई? हम आगे बढ़ेंगे, कैसा फ्री होगा, है ना? कॉन्फिस्केशन फ्री, ट्रेसपास फ्री, इंक्रोचमेंट फ्री या इंटरवेंशन फ्री? बताओ क्या होगा? कॉन्फिस्केशन फ्री। कॉन्फिस्केट करना मतलब होता है जब्त कर लेना। जैसे मोबाइल हम लेके जाते हैं, वहां पे हम लोग को जब्त कर लिया जाता है, तो क्या हो जाता है? हाँ, तो वहां पे बोलते हैं कन्फिस्केशन। इंटरवेंशन फ्री, इंटरवीन करना, वो फ्री होगा, या ट्रेसपास होगा, है ना, या इंक्रोचमेंट फ्री। तो याद रखना, जब कभी भी मान लो तुम्हारे जो सड़क है और सड़क के किनारे तुम जानते हो बहुत सारे ठेले वाले क्या करते हैं, अपना कोई इडली बेच रहा है, कोई डोसा बेच रहा है, तो वहां पे हम लोग जब कोई पुलिस वाले होते हैं और वो उन लोगों को भगाते हैं, तो उसको बोलते हैं एंटी इंक्रोचमेंट। क्या बोलते हैं? एंटी इंक्रोचमेंट चलाया गया है। क्या चलाया गया? एंटी इंक्रोचमेंट। इसका मतलब जो वो लोग इंक्रोच करके रखे हुए थे, मतलब जो चीज वो वहां पे जो इलीगल तरीके से वहां रह रहे थे उसको हटाया गया, तो वही चीज है कि वहां पे ना फ्री किया गया। क्या किया गया? देखो ऑप्शन में जब आप आ जाओगे तो यहां पे देखोगे कि ये क्या लिखा हुआ है? वर मेड डैश फ्री। तो इंक्रोचमेंट फ्री, जो गलत तरीके से जो चीजें वहां हो गई थी उसको हटाया गया, तो इंक्रोचमेंट फ्री किया गया। आंसर तक पहुंच गए, आगे बढ़ेंगे। एरोवेट डॉल्फिन्स फाउंड अनऑब्स्ट्रक्टेड एरिया, ये हो गया। डैश ड्यू टू द कोविड-19 लॉकडाउन, और कोविड-19 लॉकडाउन के वजह से देयर वर कंपैरेटिवली फ्यूअर टूरिस्ट बोट। अब एक बात बताओ, अगर चिल्का लेक है वहां पे कोविड-19 लॉकडाउन लग गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो टूरिस्ट लोग होंगे वो कम जाना शुरू करेंगे, और टूरिस्ट लोग अगर कम जाना शुरू करेंगे इट मींस क्या हो जाएगा? इट मींस वहां पे जब ट्रैश नहीं होगा, ट्रैश में तो समझते हो ना, सिगरेट पी रहे हैं फेंक रहे हैं, या नहीं तो क्या मान लो ड्रिंक पी रहे हैं फेंक रहे हैं, है ना, ड्रिंक कोई भी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं उनका डब्बा ऐसे ही फेंक रहे हैं, तो ट्रैश जमा हो जाता है। तो चिल्का लेक में जो ट्रैश जमा हो गया, या जो मान लो ये ठेले वाले इस तरीके से लगा दिए हैं लाइन, तो ये एंटी इंक्रोचमेंट है, इससे भी हटा। कोविड-19 का लॉकडाउन आया तो इससे क्या हुआ? ये एड ऑन किया, ये कोविड-19 का जो लॉकडाउन था ये एड ऑन किया किसी भी चीज को। तो हम अपने ऑप्शन तक पढ़ते हैं कि कौन सा हमारा ऑप्शन होगा एड ऑन करने से रिलेटेड। तो एक ही वर्ड हमें एड ऑन करने से रिलेटेड दिख रहा है, और वो कौन दिख रहा है? मोर ओवर। इसके साथ साथ क्या हुआ? मोर ओवर, मतलब इसके साथ साथ ये तो चीजें हुई ही कि एंटी इंक्रोचमेंट चला, और इसके साथ साथ क्या हुआ? मोर ओवर कोविड-19 लॉकडाउन जो लगा वो क्या किया? ये पॉपुलेशन को बढ़ाने में और ज्यादा मदद किया। हम जाएंगे वेयर एज, ये ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। हाउएवर, हालांकि, इसको खत्म करेंगे। नेवरदलेस नेगेटिव है, इसको खत्म करेंगे। मोर एवर मतलब ज्यादा करना। चलो हम अपने बहुत ज्यादा नजदीक पहुंच चुके हैं अपने, है ना, आंसर तक। अब आगे हम बढ़ते हैं, शायद हमारा आंसर खत्म भी हो गया है सारा का सारा, ठीक है ना। ये हमारा विच मेड इट डैश फॉर डॉल्फिन्स। अच्छा, एक ऑप्शन बचा हुआ है, विच मेड इट डैश फॉर डॉल्फिन्स टू मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द लेक टू अनदर, जिससे कि हमारे डॉल्फिन्स को एक जगह से दूसरे जगह जाने में क्या हुई? आसानी हुई। बढ़िया से पढ़ लो क्या लिखा हुआ है? विच मेड डैश फॉर डॉल्फिन्स टू मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द लेक टू अनदर, इससे बहुत ही आसानी हुई हमारे डॉल्फिन को एक जगह से दूसरे जगह जाने में। ये 26 क्यों नहीं हो रहा भाई? 25, ये गलत ऑप्शन हो गया मेरे ख्याल से। इसके बाद हमारा क्वेश्चन 24 और फिर ये 25। अच्छा आ गया, है ना,
ये क्या हुआ कि बहुत ज्यादा आसानी हुई। तो आसानी हुई इसका मतलब हर्टफुल होगा क्या? बताओ मेरे प्यारे, आसानी हुई का मतलब हर्टफुल होगा क्या? ये तो गलत हो गया। हर्टफुल मतलब क्या करना? आसानी हुई, यहां हर्टफुल है मतलब उन लोगों को परेशानी हुई, हर्टफुल हुई, गलत। डेट्रीमेंटल हानिकारक, ये भी नेगेटिव वर्ड, गलत। हमें पॉजिटिव वर्ड चाहिए, आंसर हमारा नेगेटिव। डिस्टर्बिंग, गलत। कंड्यूसिव मतलब सपोर्टिव, कंड्यूसिव मतलब सपोर्टिव। तो देखा आपने क्या देखा कि हमें पॉजिटिव वर्ड चाहिए था और मात्र एक ही ऑप्शन में पॉजिटिव वर्ड है, ना तो हर्टफुल निगेटिव, डेट्रीमेंटल निगेटिव, डिस्टर्बिंग निगेटिव और कंड्यूसिव सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव वर्ड चाहिए था और ऑप्शन में बस एक ही पॉजिटिव है। इस तरीके से हमको अपने आंसर तक पहुंचना है प्यारे, ये बात समझना है, ठीक है ना? पॉजिटिव निगेटिव सेंस का ख्याल रखना, सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल, है ना, बाकी की सारी चीजें जो भी मैंने पढ़ाया, क्या इस वीडियो में क्लियर हुई सारी बातें? अगर सारी बातें क्लियर हो गई, लाइक कर दो अभी तुरंत इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को और कमेंट में जो भी चीजें अच्छी लगी वो बता दो, सारे के सारे आंसर्स को बताओ, मेरे बारे में बताओ कि मेरे बारे में सबसे अच्छा क्या लगा। चलो फिर ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अगला वीडियो मैथ्स का होगा, तब तक एंजॉय करें एडुचेतना को। बाय बाय, टेक केयर।